हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का 10th बोर्ड दो फॉर्मेट में होने वाली है। पहला फॉर्मेट ऑब्जेक्टिव होगा जो कि 40 मार्क्स का होगा, और सेकेंड फॉर्मेट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें भी जो कि 40 मार्क्स का ही रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मॉडल क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश पेपर क्लास 10th सब्जेक्टिव। ओके, सब्जेक्टिव पार्ट का हम क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा पैसेज रहेगा। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर एनी 5 क्वेश्चंस। ओके, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से पहले पैसेज को पढ़ लीजिएगा और चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर क्वेश्चंस पे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ डोमेस्टिकेटेड हॉर्स। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि डोमेस्टिकेटेड हॉर्स का लाइफ स्पैन जो होता है वो कितने साल तक होता है। तो इसका आप पैसेज में देखिएगा, पैसेज में लिखा हुआ है फर्स्ट ही लाइन में, द लाइफ स्पैन ऑफ अ वाइल्ड हॉर्स इज 35 to 40 ईयर्स। ओके, आप लोगों को पता चल गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में। क्वेश्चन नंबर 2 में है, हाउ कैन यू, यहाँ पे 1 नहीं होगा फ्रेंड्स, यू होगा। ओके, हाउ कैन यू काउंट अ हॉर्सेस एज, मतलब आप लोग हॉर्स का जो एज है कैसे आप लोग पता करेंगे। तो इसमें सेकेंड लाइन में देखिएगा, पैसेज का सेकेंड लाइन में लिखा हुआ है यहाँ पे यू होगा, यहाँ पे भी यू कैन टेल अ हॉर्सेस एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़, मतलब उसके पास जितने भी टीथ होंगे उसके हिसाब से आप पता लगा सकते हैं कि वो जो हॉर्स है उसका एज कितना हो रहा है। ठीक है, they get all their teeth by the age of 5, after which those teeth just get longer। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फ्रेंड्स, why is it not safe to stand behind a horse, मतलब हॉर्स के पीछे खड़ा होना या फिर खड़ा रहना सेफ क्यों नहीं माना जाता है। तो इसमें भी आपको पैसेज में पढ़िएगा अच्छे से, आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा। The only place they cannot see indirectly behind or right in front of them, therefore it is unsafe to stand behind a horse। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, उसके पीछे हॉर्स को दिखाई नहीं मिलता है, इसीलिए उसके पीछे खड़ा होना कभी भी सेफ नहीं माना जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में है, हाउ डू हॉर्सेस हेल्प ह्यूमंस, मतलब हॉर्सेस जो है ह्यूमन का हेल्प कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें भी आप पैसेज को पढ़िएगा और आंसर यहाँ पे कोशिश करिएगा देने का। यहाँ पे फिलहाल आंसर लिखा हुआ है, देखिए, टुडे हॉर्स कैन बी फाउंड इन द केयर ऑफ ह्यूमंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब पूरे दुनिया में हॉर्सेस ह्यूमन का केयर करते ये पाया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है, फाइंड आउट द एंटोनिम्स ऑफ इनडायरेक्टली फ्रॉम द गिवन पैसेज। देखिएगा, आप पैसेज को जब पढ़िएगा कहीं पे ना कहीं पे आप लोग इनडायरेक्टली का एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द मिल जाएगा, और इनडायरेक्टली मतलब इनडायरेक्टली का होगा डायरेक्टली। ओके, यहाँ पे आंसर्स नहीं टाइप हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस विद द गिवन वर्ड्स। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। पहला वर्ड है एंटरटेनमेंट्स। एंटरटेनमेंट्स का आप ऐसे बना सकते हैं, द होटल इज़ फेमस फॉर इट्स एंटरटेनमेंट, या फिर कोई भी एक होटल का नाम या फिर कुछ भी लेकर, जैसे पार्क इज़ फेमस फॉर इट्स एंटरटेनमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी में है, देखिए, प्रिवेंट्स का एक अच्छा हमको सेंटेंस बनाना है, मीनिंगफुल सेंटेंस। ओके, वी आर वॉकिंग टू प्रिवेंट फॉरेस्ट फायर्स, मतलब हम लोग फॉरेस्ट फायर को बचाने के लिए काम करते हैं। ओके, ये भी एक बहुत ही अच्छा मीनिंगफुल सेंटेंस निकल रहा है यहाँ से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर जाते हैं। 7 में कंप्लीट द सेंटेंस। ओके, कंप्लीट हम लोग को सेंटेंस करना है उसी पैसेज के द्वारा। देखिए, द हॉर्स इज डोमेस्टिकेटेड, डोमेस्टिकेटेड के बाद डॉट डॉट दिया हुआ है, मतलब इसको आपको फुलफिल करना है। तो फर्स्ट पैसेज का फर्स्ट लाइन में आपका लिखा हुआ है, द हॉर्स इज डोमेस्टिकेटेड वन टो हुप्ड मैमल। ओके, यहाँ पे वन टो हुप्ड मैमल होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 का बी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी में है, यू कैन टेल अ हॉर्सेस एज। यू यहाँ पे 1 होगा, यू कैन टेल अ हॉर्सेस एज फ्रॉम द नंबर ऑफ टीथ इट हैज़। ठीक है, ये भी आपको मीनिंगफुल यहाँ पे आपको सेंटेंस कंप्लीट मिल रहा है। अब देखिए
हम लोग राइटिंग में आते हैं। राइटिंग में कैसा है, अटेम्प्ट एनी टू अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 10 इज कंपलसरी, मतलब इसमें क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 में कोई आपको दो गो, मतलब 8 या 9, 10 और 11 में आपको दो ही को अटेम्प्ट करना है, उसमें से क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कंपलसरी आपको देना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8 में राइटिंग सेक्शन में आपका आएगा, राइट अ लेटर टू योर यंगर ब्रदर डिस्क्राइबिंग हिम द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब आप अपने छोटे भाई को एक लेटर लिखिए जिसमें आप उसको बता रहे हो कि टाइम का महत्व क्या है, समय का महत्व। ओके, तो इसमें देखिए सबसे पहला इसका फॉर्मेट में दोस्तों बहुत अच्छे से तरीके से ध्यान दीजिएगा। इसका फॉर्मेट कैसा है, तोपचाची नगर धनबाद झारखंड, फिर है डेट। ओके, डेट के बाद एक लाइन छोड़ना है और डियर अमित या फिर डियर एनीथिंग XYZ, कुछ भी आप अपने छोटे भाई जो भी हैं उसका भी नाम लिख सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पे है एक लाइन छोड़ दीजिएगा, फिर यहाँ पे है वी आर ऑल राइट, हम लोग बहुत अच्छे हैं, एंड होप यू विल बी फाइन टू, मतलब मैं आशा करता हूँ कि तुम भी बहुत अच्छे हो। देर इज़ अ न्यू बिगनिंग ऑफ योर हॉस्टल एंड कॉलेज। ठीक है, ये आपका हॉस्टल या कॉलेज का न्यू शुरुआत है। यू हैव टू ग्रोन अप, मतलब आपको बहुत ऊंचाई उठना है, थ्रू हिज लेटर। ठीक है, आपके इस लेटर के थ्रू। देखिए पहला, आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टाइम का महत्व। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, लेट इट नेवर बी वेस्टेड, इफ वंस इट इज़ टाइम इट विल नेवर रिटर्न। आपको पता होगा कि समय एक बार जो चला जाता है वापस नहीं आता है, वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है। हैव अ गुड एजुकेशन एंड गॉट गुड मार्क्स इज गिवन योर टाइम टू गुड वर्क एंड स्टडी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू वॉन्ट टू अचीव सक्सेस इन लाइफ देन लर्न हाउ टू यूज द टाइम एसिड ऑफ अंडरस्टैंड एसिड माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंकिंग टेक केयर ऑफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। ओके, लेटर यहाँ पे फिलहाल कंप्लीट हो चुका है, बस इतना ही लिखना है, लेकिन इसका फॉर्मेट आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है और यहाँ पे लिख देना है योर ब्रदर्स पंकज या फिर एनीथिंग जो आपका नाम है आप वहाँ डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल आस्किंग हिम टू मेक मोर बुक अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। मतलब आप अपने हेडमास्टर स्कूल के जो प्रिंसिपल होते हैं उनको एक लेटर लिखिए और उसमें से उस लेटर में होना ये चाहिए कि लाइब्रेरी में बुक का बढ़ोतरी करने के लिए एक लेटर आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला ध्यान दीजिएगा इसका फॉर्मेट पे। फॉर्मेट में यहाँ पे जो टू लिखा हुआ है तो आपको लेफ्ट साइड में ही सटा के लिखना है लाइन पे। ओके, जो मार्जिन होता है लेफ्ट साइड में उसी में सटा के लिखना है। टू द हेडमास्टर, आप अपने स्कूल का नाम यहाँ पे XYZ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, एक लाइन यहाँ पे छोड़िएगा गैप, उसके बाद सब्जेक्ट में लिखना है रिक्वेस्ट टू मेक मोर बुक अवेलेबल इन द स्कूल लाइब्रेरी। ठीक है, उसके बाद फिर एक लाइन गैप करना है, फिर यहाँ पे लिखना है रिस्पेक्टेड सर, फिर एक लाइन गैप करके यहाँ पे आना है टॉपिक पे कि आपको स्कूल लाइब्रेरी में बुक का बढ़ोतरी करना है। ठीक है, मतलब बुक अवेलेबल करवाना है। यहाँ पे लिखा हुआ है मैनी अदर बुक्स आर टॉर्न एंड डिफिकल्ट टू हैंडल, so many students do not have their proper knowledge of the subject. We kindly request that some new books are added to our school library so that many of us can get the right knowledge and help many students to fully incorporatable the curriculum. Okay, यहाँ पे लेटर भी कंप्लीट हो चुका है। लेटर के बाद भी एक फॉर्मेट, छोटा सा फॉर्मेट होता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आपको हमेशा लेफ्ट साइड में सटा के लिखना है मार्जिन के जस्ट बगल में। थैंक यू, उसके बाद लिखना है योर ओबीडियंट स्कूल स्टूडेंट, नेम आप अपना दे दीजिएगा, क्लास दे दीजिएगा, रोल नंबर दे दीजिएगा, बस लेटर आपका कंप्लीट हो गया। ओके, फॉर्मेट यहाँ पे बहुत ही अच्छा तरीके से लिखा होना चाहिए क्योंकि इसका जो लेटर होता है लेटर का फॉर्मेट में ही आपको 2 से 3 मार्क्स मिल जाता है। ओके, इस पर ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है राइट अ पैराग्राफ ऑन द हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ। मतलब यहाँ पे आपको एक छोटा सा, मतलब मिनिमम 80 वर्ड या 100 वर्ड का आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, पैराग्राफ किस टॉपिक पे? हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ।
हैप्पीएस्ट डे इन योर लाइफ मतलब आपका एक ऐसा दिन जो बहुत ही अच्छा कुशलतापूर्वक पार हुआ है। ठीक है, आप अपने पास्ट में सोचिए और पास्ट में बहुत सारा सा ऐसा दिन गया होगा आपके लाइफ में कि आप बहुत उस दिन खुश हैं, मतलब ओवर ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला आप देख लीजिए, जो कि यहाँ पे एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे सकता हूँ। आप 10th में हो और 10th में आप इमेजिन कर सकते हो कि आपका जो स्कूल मतलब स्कूल का जो आपका 10th का बैच है, 10th का बैच में सबसे अच्छा टॉपर आप निकले। ठीक है, तो आप उस टॉपिक पे एक बहुत ही अच्छा मीनिंगफुल पैराग्राफ और बहुत ही अच्छा लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द हैप्पीएस्ट डे ऑफ लाइफ वन कैन नेवर फॉरगेट। मतलब हैप्पीएस्ट डे मतलब ऐसा दिन जिसको आप भुला नहीं सकते। दे ब्रिंग द ट्रू जॉय एंड वंडरफुल एक्सपीरियंस दैट वन कैन ऑलवेज एस्पायर अचीव इन लाइफ। ठीक है, my happiest day were when the result were declared of 10th standard and I secured the top position in our school। okay, मतलब in the school, मतलब आपका स्कूल में आपका एक हैप्पीएस्ट डे वो था कि आपके स्कूल में आपके जो बैच है उसमें सबसे टॉप पोजीशन पे आप हो। ठीक है, इट वॉज अ ग्रेट फीलिंग एंड जॉयस मोमेंट फॉर मी। मतलब ये बहुत ही अच्छा फीलिंग और जॉयस मोमेंट मतलब बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट था मेरे लिए। माई पेरेंट्स वेर ऑल्सो हैप्पी एंड प्राउड, वेरी प्राउड ऑफ मी एंड माई अचीवमेंट। मतलब मेरे अचीवमेंट में और मेरे में बहुत ही प्राउड कर रहे थे मेरे पेरेंट्स। दैट आई enjoyed with my friends and family to fullest. It was truly a memorable day which I always cherish। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत ही यादगार दिन था जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। इसमें देखिए, फ्रॉम द डे आई स्टार्टेड वर्किंग हार्ड सो टू मेंटेन माई पोजिशन एंड टू अचीव सक्सेस इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। मतलब इसके बाद फ्रॉम दैट डे मतलब 10th के रिजल्ट के बाद मैंने बहुत ही अच्छे से हार्ड वर्किंग करना स्टार्ट किया, तो मेरे पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए और लाइफ का हर एक मतलब फील्ड में कहीं पे भी वो अगर वो काम करे तो वहाँ पे हम अपना बेस्ट देंगे और वहाँ पे पोजीशन 1 पे ही रहेंगे। ओके, फिर आगे बढ़ते देखते हैं, द सक्सेस दैट आई अचीव्ड इन स्कूल मोटिवेटेड टू मी एंड वर्क एवर हार्डर एंड टू मेक माई पेरेंट्स प्राउड। This was happiest day of my life and it always be remembered by me with great fondness. I realized the real worth is smile happiness on the face of my father। मतलब देखिए, इस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे पापा भी बहुत ही मतलब अंदर से स्माइल कर रहे थे, बहुत ही खुश थे मेरे पे। I can never forget the moment when I saw the tears of joy in his eyes। मतलब ये जो मेरे लिए समय था मैं ये कभी नहीं भुला सकता क्योंकि जो खुशी का आंसू मेरे पापा पे देखे थे। ठीक है, इट वॉज ट्रूली प्राइजलेस मोमेंट फॉर मी। देर आर मैनी हैप्पी डे इन आवर लाइफ बट द हैप्पीएस्ट डे वन ऑफ द विच इज मोस्ट क्रिस्ड एंड मेमोरेबल। ठीक है, मतलब देखिए लाइफ में तो बहुत सारा हैप्पी मतलब हैप्पी वाला खुशी वाला दिन होता है, लेकिन एक ऐसा दिन जिसको आप भुला नहीं सकते वो होता है हैप्पीएस्ट डे इन आवर लाइफ। ठीक है, आगे देखते हैं, फॉर मी द हैप्पीएस्ट डे इज द डे व्हेन आई अचीव्ड सक्सेस इन माई एकेडमिक। दिस वॉज अ मोमेंट ऑफ ग्रेट जॉय एंड प्राइड फॉर मी एंड माई फैमिली। It will always remember this day my happiness and fondness. Happiness is some which one should never lose sight of. It is important to enjoy every moment of life and to make it memorable by sharing it with friends online and real life. लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू वेस्ट ऑन सैडनेस एंड शोरो। ठीक है, वन शुड ऑलवेज एस्पायर टू हाई आइडियल्स एंड जॉय इट टू मैक्सिमम। ओके, आपका यहाँ पे पैराग्राफ कंप्लीट हो चुका है। जो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक हिंट था आपके लिए
कि आप 10th में हो और 10th में उस दिन का आप रियलाइज़ कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं कि 10th में इमेजिन कर सकते हैं कि 10th में आपका जो पोजीशन है वो एकदम टॉप में हो। ठीक है, ये रियलाइज़ करके मतलब इमेजिन करके आप बहुत ही अच्छे से आप लिख सकते हो, ये पैराग्राफ कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और ग्रामर सेक्शन में आते हैं। ग्रामर सेक्शन में दोस्तों ऐसा रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल गिवन बिलो। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 3 वर्ड दिया हुआ, माइट, कुड, मे, और 3 यहाँ पे क्वेश्चंस भी है। मतलब ये तीनों यहाँ पे 3 फिल करना है। पहला, इसमें आपको पहले सबसे पहले तीनों क्वेश्चंस को अच्छे से रीड करना है, देन आपको सूटेबल वर्ड आपको वहाँ पे उठा के बैठाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। माई सिस्टर डैश डांस व्हेन शी वॉज 5। अब देखिए इसमें सबसे पहले तीनों वर्ड को मैच करवाइए। पहला वर्ड है माइट, माई सिस्टर माइट डैश, डैश की जगह माइट डांस व्हेन शी वॉज 5, मतलब वो जब 5 में थी। ठीक है, तो यहाँ पे माइट होगा, माइट सही आंसर है, आप माइट वहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। सेकेंड है गॉड ब्लेस यू, उससे पहले है डैश। ठीक है, यहाँ पे कुड लगा के देखिए, कुड गॉड ब्लेस यू, ये शूट भी नहीं कर रहा और ये होगा भी नहीं। दूसरा है मे गॉड ब्लेस यू, ये हम लोग अक्सर बोलते हैं कि भगवान आपको खुश रखें। ठीक है, तो यहाँ पे मे होगा। तीसरा में बच रहा है कुड, तो यहाँ पे आपको कुड फिलअप करना है। अमन वर्कड हार्ड सो दैट ही कुड पास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 में है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्ट, मतलब ये इनडायरेक्ट, मतलब इनडायरेक्ट या किसी चीज में है जो सेंटेंस है आपका दिया हुआ और उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अनीता इज टू लेजी टू राइट, और इसमें रिमूव टू को हटा के, रिमूव टू आप पढ़े होंगे क्लास 10th में ग्रामर सेक्शन में, रिमूव टू को आपको हटा के यहाँ पे सेंटेंस को फुलफिल करना है। देखिए अनीता इज सो लेजी, यहाँ पे टू हटा दिए, यहाँ पे सो लगा दिए। दैट, टू को हटा के फिर यहाँ पे दैट लगाए। दैट शी कांट राइट, मतलब अनीता बहुत लेजी है इसलिए वो लिख नहीं सकती। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मतलब मौत का डर किसको नहीं है, इनटू असर्टिव सेंटेंस, मतलब असर्टिव सेंटेंस में अब इसको चेंज करना है। तो असर्टिव सेंटेंस में ऐसा होगा, एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ डेथ, मतलब सबको मौत का डर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। राधा सेड टू मी, फुल स्टॉप है, फिर कॉमा है, प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। अब राधा बोल रही है प्लीज मेरा मदद करो बॉक्स को उठाने में। अब इसको इनडायरेक्ट स्पीच में हमको बदलना है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा सी रिक्वेस्टेड टू मी टू लिफ्ट दैट बॉक्स, उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि उसको हेल्प करे बॉक्स को उठाने में। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एक लाइन लिखा हुआ है, आई एम इन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट अ पैटर्न आई सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फिट द साइलेंस इज गोल्डन द फ्रीडम इज स्वीट। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा लाइन दिया हुआ है, उसके मुताबिक आपको आंसर करना है। पहला, नेम द पोएम फ्रॉम वेयर दिस एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन। ठीक है, मतलब ये जो एक्सट्रैक्ट है वो कहाँ से, किस पोएम से उठाया गया है, लिया गया है। तो यहाँ पे आपका पोएम का नाम होगा अमंडा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, क्वेश्चन नंबर बी में हु हैज रिटन दिस लाइन्स, मतलब ये जो लाइन है वो किसने लिखा। तो इसका आंसर होगा पोएट रॉबिन केलिन। ओके, पोएट रॉबिन केलिन ने ये लाइन लिखे थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर सी में है व्हाट इज सी डूइंग, मतलब वो क्या कर रही है। तो वहाँ पे आपको मतलब एक्सट्रैक्ट में दिख रहा होगा सी इज पैटरिंग सॉफ्ट डस्ट विथ हर बेयर फीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से पहले लिखा हुआ है अटेम्प्ट एनी टू लिमिट्स, वर्ड लिमिट है यहाँ पे 40 to 50 वर्ड्स में आपको लिखना है। ठीक है, मिनिमम 40 to 50। तो यहाँ पे सबसे पहले 4 क्वेश्चंस है, देखते हैं 4 क्वेश्चंस में से ओनली आपको 2 को अटेम्प्ट करना है, मतलब 2 को लिखना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर 14 में है वाई वॉज लेंचो एंग्री। यहाँ पे देखिए लेंचो का जो, अगर आपको कहानी याद होगा तो अच्छे से आपको याद होगा कि लेंचो गुस्सा क्यों किए थे।
देखिए इसका आंसर, लेंचो वॉज अ सिंगल माइंडेड एंड हिज immense faith in God made him think that God would give him the 100 pesos he had asked for him। ठीक है, मतलब लेंचो सिंगल माइंडेड आदमी था, ये आपको पता होगा, और उसका जो गॉड पर विश्वास, मतलब भगवान जी पर विश्वास था, ये उसे वो सोच रहा था कि गॉड उसे 100 pesos देंगे। ठीक है, और उसने एक लेटर भी लिखा था इसके लिए। On seeing that he had only received 70 pesos, he thought that the employee of the post office had stolen the rest of money। मतलब जब वो लेटर ओपन करता है, ठीक है, जो रिटर्न में उसको लेटर मिला, वो जब ओपन करता है तो उसे ओनली 70 pesos मिलता है। और जो उसे लग रहा था कि वहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ थे, वो बाकी बचे हुए जो पैसे उन्हें चुरा लिया है। ठीक है, ऐसा सोच रहे थे लेंचो। अब देखिए, दिस मेड लेंचो एंग्री, मतलब इसी की वजह से लेंचो एंग्री हुआ था, गुस्सा हुआ था। ओके, इसका आंसर ये होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, हाउ इज वांडा सीन एज डिफरेंट बाय अदर गर्ल्स। मतलब वांडा का जो, अगर आपको चैप्टर याद होगा तो वांडा बाकी लड़कियों से अलग क्यों दिख रही थी। अब देखिए इसमें वांडा इज सीइंग एज डिफरेंट बाय अदर गर्ल्स, सी इज पुअर अ लोनली गर्ल। ठीक है, पहले वांडा इसलिए अदर गर्ल्स से डिफरेंट दिख रही थी क्योंकि वो पहली बात कि वो पुअर थी और वो अकेली लड़की थी। ठीक है, मतलब स्कूल में अकेली रहती थी। दे ट्रीटेड हर एज इन्फीरियर टू देम, ऑलवेज मेड ऑफ हर फन, मतलब फन ऑफ हर। ठीक है, मतलब जो बाकी गर्ल्स थी उसे बहुत चिढ़ाते थे, वांडा को बहुत चिढ़ाते थे और उसका मजाक बनाते थे। दूसरा लाइन में देखिए, द गर्ल्स टीज्ड हर बाय कमेंटिंग ऑन हर ड्रेस एंड हर डर्टी फीट। मतलब जो बाकी गर्ल्स थी उसे बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, छेड़ते थे। टीज मतलब छेड़ना, ठीक है, छेड़ते थे। बाय कमेंटिंग मतलब उसे ऐसा ऐसा कमेंट पास करते थे कि उसके ड्रेस को लेके बहुत गंदे कमेंट्स पास करते थे। उसके जो मतलब डटी फीट, मतलब उसके पाँव में जो गंदगी लगी हुई थी, उसको लेके उन लोग छेड़ते थे वांडा को, दूसरे गर्ल्स। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। गाइज इसमें से आपको 4 क्वेश्चन है, 4 में से सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट करना है। ठीक है, पहला और दूसरा बेस्ट होगा, तीसरा देख लेते हैं। व्हाट वाज वैलीज फेवरेट पास टाइम। वैलीज का फेवरेट पास टाइम, ये बहुत ही शॉर्ट है। ठीक है, वैलीज फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड। मतलब उसके घर का जो फ्रंट डोर में वो खड़े होकर जो लुकिंग आउटसाइड, स्ट्रीट आउटसाइड, सॉरी, लुकिंग एट द स्ट्रीट आउटसाइड, जो वो गली के बाहर जो देखते थे उसे वो बहुत खुश पास टाइम था। ठीक है, उसके लिए बहुत अच्छा पास टाइम था, फेवरेट पास टाइम। तो ये बहुत ही छोटा होगा, इससे भी लंबा लिखना है आपको, 40 to 50 वर्ड मिनिमम लिखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 में है, व्हाई डज द पोएट वांट टू टर्न अ लाइफ विद एनिमल। ठीक है, इसका आंसर देखिए, द एनिमल आर placid and self-contained, they are satisfied with their lot, never complain about it. The poet is disgusted with living among human beings, so he wishes to live with animal because he likes them। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में 18। उससे पहले क्वेश्चन में 18 से पहले ये देखिए, अटेम्प्ट एनी वन, मतलब इन दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। वर्ड लिमिट है 80 to 100 वर्ड्स, ये मिनिमम में आपको 80 to 100 वर्ड्स लिखना है। ठीक है, और दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है आपको, 5 मार्क्स का है ये। देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, हु वाज हॉरेस डेनबाई एंड व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज। मतलब हॉरेस डेनबाई कौन थे और वो किस टाइप के आदमी थे। तो इसमें आप देखिए, हॉरेस डेनबाई एक चैप्टर है। हॉरेस डेनबाई वॉज अ 50 years ओल्ड मैन, मतलब वो 50 साल बूढ़े आदमी थे, पहली बार। दूसरी देखिए, हु यूज टू कलेक्ट रेयर एक्सपेंसिव बुक्स बाय रॉबिंग वंस इन अ ईयर। मतलब उसका जो आदत था वो क्या था, वो मतलब कलेक्ट करते थे एक्सपेंसिव बुक,
ठीक है, कैसे? चोरी करके पूरे साल में बस एक बार चोरी करते थे और इसी से वो एक्सपेंसिव बुक्स चोरी करते थे। ठीक है, अब देखिए, ही वॉज लॉक स्मिथ बाय प्रोफेशन। अब लॉक स्मिथ का मतलब होता है जो रियल ताला बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो लॉक घर में हम लोग डोर में ये करते हैं, लगाते हैं ना लॉक, वो बनाने का काम करते थे, वो उसका प्रोफेशन था। अब देखिए आगे, ही वॉज एन अनमैरिड मैन हु यूज टू स्टे विद अ हाउसकीपर। वो अनमैरिड थे और वो हमेशा एक हाउसकीपर के साथ वहाँ पे रहते थे उसके घर में। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन नंबर 19 में फ्रेंड्स, हाउ इज मिस्टर पॉम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज एलिमेंट। ठीक है, मतलब मिस्टर पॉम्फ्रे ट्रिकीज का जो एलिमेंट मतलब रोग था, ट्रिकी का रोग था, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल क्यों थे। देखिए ये बहुत ही अच्छा है, ट्रिकीज का एलिमेंट के लिए मिस्टर पॉम्फ्रे रिस्पॉन्सिबल क्यों थे, कैसे थे, सॉरी। देखते हैं आंसर, मिस्टर पॉम्फ्रे ट्रिकीज ऑनर, मतलब मिस्टर पॉम्फ्रे ट्रिकीज के ऑनर थे। ठीक है, मालिक। वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिकीज कंडीशन, मतलब इस ट्रिकी का जो कंडीशन हुआ था, मतलब उतने ज़्यादा मोटे हो गए थे, बहुत बीमार हो गए थे, इसकी वजह से उसके मालिक ही रिस्पॉन्सिबल थे। कैसे देखते हैं, सी वॉज अ रिच लेडी, मतलब वो बहुत ही अमीर अमीर लेडी थी, एंड स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग एक्सपेंसिव फूड आइटम्स फॉर ट्रिकी। अब देखिए, ट्रिकी के लिए वो बहुत ज़्यादा रिच थी, इसलिए वो ट्रिकी के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव फूड आइटम्स जो होते थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव रहते थे और बहुत ही हेल्दी रहते थे, और वो मतलब बाई कर लेती थी। ठीक है, बिना कोई सोचे समझे। सी मेड हिम इट सो मच दैट दैट ही फेल इल। अब देखिए, जैसे वो फूड आइटम खरीदते थे तो ट्रिकी को खिलाते थे, जैसे ट्रिकी खाते थे वो बीमार हो गए। ठीक है, एक टाइम। सी ऑल्सो प्रोवाइड ऑल द लग्जरी टू द डॉग एंड नेवर मेड हिम डू एनी एक्सरसाइज। मतलब वो खिलाते तो बहुत थे लेकिन उसके एक्सरसाइज करने के लिए उसे नहीं छोड़ते थे, वो खाली खिलाते पिलाते थे लेकिन एक्सरसाइज नहीं करवाते थे। सी यूज टू थिंक दैट ट्रिकी वॉज सफरिंग फ्रॉम malnutrition, and so she continuously gave him food for it। अब देखिए, उससे लगता था कि ट्रिकी जो है सफरिंग, मतलब वो तड़प रही है अपने मैल न्यूट्रिशन, मतलब उसे जो एक कुपोषण होता है ना, कुपोषण रोग से वो सफरिंग कर रहा है ट्रिकी ऐसा लग रहा था उसके मालिक को, इसीलिए वो कंटिन्यूसली मतलब हमेशा खिलाती पिलाती थी अपने ट्रिकी को। ठीक है, Tricky kept on eating without doing any exercise and this led to his terrible condition। मतलब यही कारण था कि ट्रिकी हमेशा खाते पीते थे लेकिन वो एक्सरसाइज नहीं करवाते थे, इसीलिए वो बहुत ही बीमार हो गया एक टाइम और बहुत ही ज़्यादा फैटी हो गए। ठीक है, तो गाइज देखिए यहाँ पे आपका ख़त्म होता है मॉडल पेपर 1, और इसी के साथ अगली वीडियो में हम मिलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ इसी मॉडल पेपर का। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।